नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, जैसा कि पिछले कई दिनों से बैक टू बैक एग्ज़ाम के डेटेड आए, बार्क के, पीजीसीएल के और फिर एसएससी जेई मेंस के एग्ज़ाम्स होने हैं। इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीजीसीएल के एग्ज़ाम जो आगे अभी से नेट 20 दिन बचे हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, आपने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया और आगे किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरे मैं बात करूं एसएससी जेई 2023 के जो प्रीलिम्स यानी पेपर 1 सीबीटी 1 हुए थे 9, 10 और 11 अक्टूबर को, उनके रिजल्ट आने की संभावित तिथि और फिर बार्क के एग्ज़ाम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक कंप्लीट और डिटेल इस वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियोस के अंत तक देखें और फिर मैं चाहूँगा कि जब आप इस वीडियोस को देख रहे हों तो पेन एंड पेपर के साथ बैठें, ताकि जो भी ज़रूरी की बातें हों, जो इम्पोर्टेंट बातें हों, उसे आप नोट डाउन करते जाएँ, ताकि आपको जब आप तैयारी के लिए बढ़ेंगे आगे तो आपके माइंड में अगर कुछ भूल भी गए तो आप वहाँ से इस चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के जो एग्ज़ाम होने हैं पीजीसीएल के लिए। मैं आप लोग को बता दूं, या आप लोग अभी तक अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी परिचित हो गए होंगे और फिर अपने अपने जोन में जो एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, डेट आप सभी ने बिल्कुल उसको देख लिया और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि 24 नवंबर को पावर ग्रिड का एग्ज़ाम रखा गया है और 22 नवंबर को बार्क का एग्ज़ाम। सबसे पहले तो बहुत बच्चों को ये दिक्कतें आ रही है कि वो दोनों एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं। बार्क के सेंटर उनके लोकल है और पीजीसीएल वो जिस रीजन में फॉर्म डाले हैं उसके सेंटर उस रीजन में है। तो ये दिक्कतें काफ़ी बच्चों के साथ आ रही है कि वो ट्रैवलिंग को लेके काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ, हम इस परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब फरवरी में 24 फरवरी को उड़ीसा राउरकेला में मेरा सेल का इंटरव्यू था और जस्ट 26 फरवरी को प्रयागराज इलाहाबाद में मेरा मेंस होना था। तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं रहता पटना था, तो ट्रैवलिंग काफ़ी और ट्रैवलिंग 22 से ही स्टार्ट हो गई थी। कुछ ऐसे ही हालात इस समय हैं, लेकिन ज़रूरी है इस हालात से किस तरह उबरा जाए, ताकि एक नहीं बार्क भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो और पीजीसीएल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो। क्योंकि मैंने दोनों सेल के इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए, उसमें भी मेरिट लिस्ट है और उसके 2 दिन बाद एसएससी के एग्ज़ाम दिए, उनसे तो आपको पता ही है। तो यही हम एक डिस्कस करने वाले हैं, क्या होना चाहिए अप्रोच। सबसे पहले मैं बता दूं, पीजीसीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक वो अभी तक सारे सब्जेक्ट के रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके होंगे या फिर कर ही रहे होंगे। लेकिन जो भी बच्चे टेक्निकल पोर्शन को रिवीजन कर लिए हैं अभी तक, उनके लिए बेस्ट है। और मैथ को आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। मैथ इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस की चीज़ें हैं क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। टेक्निकल्स क्वेश्चंस में जब आप टेक्निकल के कोर पेपर की बात करते हैं, मशीन कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, अदर मेजरमेंट नेटवर्क, तो इसमें क्वेश्चंस में नंबर ऑफ वेरिएशंस थोड़े कम होते हैं, पैटर्न फिक्स होते हैं। बट नॉन टेक में क्या है कि वेरिएशंस आ जाते हैं, टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन पूछने के तरीके में वेरिएशन आ जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि मैथ के रेगुलर प्रैक्टिस में रहें आप। और बहुत बच्चे जो जीके जीएस को छोड़ चुके थे एसएससी के बाद, वो अब जीके जीएस को ले, क्योंकि 15 नंबर के जीके पूछे जाएंगे। और कोशिश करें कि पावर ग्रिड के रिलेटेड जितने भी टॉपिक, मतलब जितने भी जीके बनते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मतलब कब स्थापना हुई और अदर सारी चीज़ें को एक बार आप देख जाएं, क्योंकि पावर ग्रिड के एग्जाम में हो ना हो वो 1 से 2 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ ही ले। इसीलिए आप लोग पावर ग्रिड के जुड़े हुए सारे चीज़ को सर्च करके, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप लोग सर्च करके उन्हें एक जगह नोट कर लें वो। और फिर आप जीके जीएस को मतलब जीके, मोस्टली जीएस तो नहीं कह सकते, जीके को आप लोग अपना रिवीजन में ले आएँ, करंट को भी देखें। और ये समय अब आ गया है। साथ ही साथ टेक्निकल पोर्शन में बात करूँ, अब आप लोग डेली मॉक लगाएं। अगर आप अभी तक मॉक लगा भी रहे थे या नहीं भी लगा रहे थे, जो लगा चुके थे वो रीअटेम्प्ट मोड में मॉक लगाएं। और जिनके मॉक ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग ग्रुप पे एक्टिव होंगे, जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने अभी तक वहाँ 2 सेट अपलोड किया, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। और
सेट नंबर 4 और 5 अभी बचा हुआ है, वो भी अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी आके 4 सेट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। साथ ही मैं बात करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे और आपके ओवरऑल स्कोर कितने होने चाहिए, सेफ स्कोर की मैं बात करूँ, तो वो अगर आप 108 से 110 नंबर ले आते हैं, तो आप किसी भी रीजन में किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका सिलेक्शन फिक्स होना है। इस बार ये नंबर सेफ स्कोर नहीं, मतलब फिक्स स्कोर है। और हम ये भी आपको बताते चले कि इससे पहले जो सेपरेट एग्ज़ाम होते थे, उन समय कट ऑफ 125 प्लस, इवन कि एनआर जैसे रीजन का, एनआर और जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड आते हैं, ये सभी रीजन का कट ऑफ जो है 129, 130 इस तरह से जाते थे। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि उस समय सेपरेट एग्ज़ाम होते थे। अब कट ऑफ घटने के 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख रीज़न जो है वो है कि आपके कंबाइंड एग्ज़ाम होने। पहले क्या होते थे, सिर्फ एक रीजन में बहाली है तो उसी रीजन में सारे के सारे ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटर्स फाइट करते थे। बट अब क्या है कि एक साथ एग्ज़ाम हो रही हैं तो कॉम्पिटिटर डिवाइड हो गए हैं, कुछ बच्चे उस रीजन में, कुछ इस रीजन में, कुछ इस रीजन में। तो क्या है, ओवरऑल कंपटीशन रीजन वाइज कम हो गया है। एक ये रीज़न है कट ऑफ घटने का। दूसरी बात, और ये जो नए सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, पहले 20 मैथमेटिक्स पूछे जाते थे, जो कि एक अच्छा पोर्शन हो जाता था, और 15 रीजनिंग और फिर 15 इंग्लिश पूछे जाते थे। तो इसलिए भी था कि 20 मैथ थे, मैथ बनाने वाले बच्चे अच्छे खासे मैथ बनाते हैं, 20 में से 17-18 मैथ वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। रीजनिंग 15 में से बहुत बच्चे तो 13-14, इवन 15 में 15 रीजनिंग बहुत कम, बट 13-14 एवरेज बनाते थे। तो देख रहे हैं आप, ओवरऑल 30-35 तो छोड़िए, 40 के अप्रोक्स नंबर चला जाता है बच्चों का, अगर उन्होंने इंग्लिश सही कर लिया। तो अब क्या हुआ कि अब इन पोर्शन को घटाया गया है, मैथ को घटा के 15 नंबर का किया गया है, मैथ का थोड़ा लेवल अच्छा किया गया है, कैलकुलेटिव दिया गया है मैथ। पहले बनने वाले होते थे, कैलकुलेटिव भी होते थे, बट थोड़े शॉर्ट में भी होते थे। ये दो चीज़ें जो मेन इस पे काम किया है कट ऑफ को कम लाने में। ऐसा नहीं है, उस समय भी वही कंपटीशन थी, अभी भी कंपटीशन है, बट नंबर्स आपके कम आ गए हैं। इसीलिए तो उस समय आप सेट देते थे तो आपका टारगेट 130 होता था, और अभी आपका 110 है, और आप 110 के इर्द-गिर्द ही रह रहे हैं। तो ज़रूरी है सेक्शन वाइज़ टारगेट करना। मैंने इसके पिछले कई वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आप लोग कैसे एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। एसएससी के एग्ज़ाम के बाद भी जब मेरी बात हुई और बहुत सारे स्टूडेंट से, चैट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि सर टाइम मैनेजमेंट को लेके काफ़ी दिक्कतें आई, समय घट गया, मैंने सारे क्वेश्चंस को केयरफुली देख नहीं पाया। हम समझ रहे हैं, समय आप लोग ज़रूर गँवाए हैं एक्स्ट्रा जगह पे, ये तो गलती आपने की है। लेकिन इस चीज़ को आगे गलती ना करें, मैं बार-बार कहता हूँ, आप हमेशा अपने टारगेट को शॉर्ट मतलब बाँट के रखें, अलग-अलग रखें। एक बड़ा टारगेट से अच्छा है कि आप एक छोटा-छोटा टारगेट में लेके चलें। जैसे टारगेट हो आपका कि अगर हम पहले टेक्निकल पोर्शन को अटेम्प्ट करते हैं, और करना भी चाहिए टेक्निकल को ही, अगर आप पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके अटेम्प्ट कितने हुए, कितने आपने बनाए, ये चीज़ आपको 60 टू 65 मिनट, हार्डली 66 टू 68 मिनट तक में आपको कर लेने हैं। 120 टेक्निकल जो आपको लगाने हैं, वो 65 मिनट आपका टारगेट होना चाहिए, उसमें लगाने हैं। साथ ही साथ 20 टू 25 मिनट आपके मैथ में जाने चाहिए, लेकिन 25 मिनट आप तब दें जब आप मिनिमम 13 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, 12 से 14 क्वेश्चन आप बना रहे हैं। रीजनिंग में आप 10 से 12 मिनट रखें, इंग्लिश में 10 मिनट रखें। इस तरह से समय को जब आप डिवाइड करके रखेंगे, तो होगा क्या, किसी पोर्शन में, किसी सेक्शन में 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँगे, तो किसी सेक्शन में 2 मिनट कम लग जाएँगे। ये मैनेजेबल होगी। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होगा, आप बनाते चल रहे हैं, आपसे बन रहा है, टाइम लग रहा है, आप इसी चीज़ में फँस गए और पता चला कि आगे के पोर्शन को आपने समय ही नहीं दे पाया। यही प्रॉब्लम एसएससी में भी बहुत बच्चों को हुई है। इसीलिए जो भी बच्चे एसएससी में सेक्शन को टारगेट किए थे, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, स्कोर वाइज भी और क्वेश्चन के अटेम्प्ट वाइज भी। जो बच्चे पीजीसीएल में हैं, वो इस बात को दिमाग में गांठ बांध लें कि समय की दिक्कतें आपको इस एग्ज़ाम में भी होने वाली, इसीलिए ज़रूरी है अभी से बी प्रिपेयर रहने की। इसलिए कि आपको मैथ काफ़ी समय बहुत बच्चों से ले रहा है, रीजनिंग भी अच्छा खासा 10 मिनट लग जाते हैं 10 रीजनिंग बनाने में। तो ज़रूरी है कि आप लोग वेल प्रैक्टिस्ड रहें और वेल मेंटली फिट रहें, माइंडसेट फिट रहें। हम लास्ट टाइम एग्ज़ाम हॉल में एंट्री से पहले इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे, बट ज़रूरी है माइंडसेट अभी से आपका उस रूप के होने का। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसएससी जेईई के
जो एग्ज़ाम हुए हैं 9, 10 और 11 अक्टूबर को, उनकी संभावित तिथि क्या है रिज़ल्ट आने की? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 4 दिसंबर को इसके सीबीटी 2 यानी मेंस के एग्ज़ाम्स होने हैं और 4 दिसंबर को अगर होने हैं तो ज़रूरी है उससे कि 20 से 25 दिन पहले आप लोग को इन्फॉर्म करना कि किन बच्चों को मेंस में बैठने के लिए दिया जा रहा है, किन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। ओवरऑल पेपर 1 के रिज़ल्ट। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आगे आने वाले जो ये कुछ इस वीक में 2 डेज़ बचते हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर रिज़ल्ट आने चाहिए। मतलब 10 नवंबर तक में आपके रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि 10 नवंबर तक आपके रिज़ल्ट आ जाएँ ताकि जो भी बच्चों को मेंस में क्वालीफ़ाई किया गया है मेंस के लिए, वो बच्चे देखें और लास्ट मोमेंट पे तैयारी में लग जाएँ। जब रिज़ल्ट आएँगे उस समय हम लोग आपसे बात करेंगे और उस समय के बाद जिन बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा हम करें ना करें बाउंड्री पे हैं, तो उन बच्चों के लिए वो समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उस समय हम एक लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे और वहाँ हम लोग बात करेंगे कि अब क्या होना चाहिए इतने कम दिनों में जिन बच्चों को अभी पता चला है। तो ये एक रिज़ल्ट की संभावित तिथि लग रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्क के एग्ज़ाम को लेके। देखिए बार्क का एग्ज़ाम 22 नवंबर को है और सिलेबस से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें पूछे जा रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम भी। थोड़ा 40 नंबर तो टोटल के पूछे जाने हैं। आपका टारगेट हो कि मिनिमम आप 33, 34, 35 क्वेश्चन आप सही करें, कम से कम इतना तो सही करें आप, ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई हो पाएँ। सीबीटी 1 जो इसमें होने हैं, ये टोटली क्वालिफ़ाइंग नेचर का है, इससे मेरिट बनाने में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, मेरिट इंटरव्यू पे डिसाइड किया जाएगा। तो जो भी बच्चे दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीजीसीएल को और बार्क को, वो ज़रूर दोनों एग्ज़ाम में बैठे। बार्क में बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे बैठ रहे होंगे और साथ ही साथ उसमें एज रिस्ट्रिक्शन था। आप लोग अगर फॉर्म भरने समय देखे होंगे तो बार्क के फॉर्म में एज रिस्ट्रिक्शन था, तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी पुराने बच्चे हो सकते हैं नहीं बैठे होंगे इस एग्ज़ाम में एज को लेके, तो इसीलिए दिक्कतें इसमें भी नहीं हैं। आप लोग ज़रूर दोनों एग्ज़ाम को टेकअप करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आपको नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं आपसे या कोई भी दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कतें, अगर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें होंगी, नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे होंगे या किस टेक्निकल के किसी पोर्शंस आपसे कमज़ोर हैं या छूट जा रहे हैं सवाल उसके बार बार, आपसे नॉन टेक के कोई पोर्शन छूट जा रहे हैं या फिर आप एसएससी जेई नेक्स्ट को जो भी बच्चे जूनियर इंजीनियर की तैयारी को रिलेटेड हैं और इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो ज़रूर कम से कम पहला प्राथमिकता दें कि इसके टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे डायरेक्ट बातें कर पाएंगे। मैं वहाँ पे ऑडियो मैसेज भी रेगुलर डालता रहता हूँ, आप वहाँ सारी चीज़ें हमसे डिस्कस भी कर पाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी, और जो बच्चे पहले से परिचित हैं वो अपने किसी भी डाउट्स को लेके यहाँ कर सकते हैं। और अगर आप लोग के कमेंट और रिस्पॉन्स से मुझे लगेगा तो मैं बहुत जल्द एक लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से फिर इंटरेक्ट करूँगा। तो कैसी है आप लोग तैयारी, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी तैयारी बताएं। आप लोग अपना स्कोर भी करें कि एवरेज स्कोर आपके मॉक में कितने आ रहे हैं, पीजीसीएल के मॉक में। ये दोनों चीज़ें आप इसके कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर ड्रॉप करेंगे। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।